आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी कक्षा में। आज हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा से आगे बढ़कर के हम हिंदी साहित्य के पहले काल पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज से आदिकाल की कक्षाएं शुरू हो गई हैं और आदिकाल में जो सबसे पहले एक प्रश्न उठ करके आता है वह आता है आदिकाल के अध्ययन की समस्याएं। आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल आदिकाल का नाम दिया है और आदिकाल एक ऐसा काल है जिसके संबंध में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। कहीं वो समस्या भाषा से संबंधित है, कहीं वो समस्या रचनाओं की प्रामाणिकता से संबंधित है, कहीं वो काव्य रूपों का जिस तरह से प्रयोग किया गया है उससे संबंधित है, कहीं इस बात से संबंधित है कि कोई साहित्य धार्मिक साहित्य है तो क्या उसे साहित्य में शामिल किया जाना चाहिए। अनेक अनेक समस्याएं, जैसे हिंदी के पहले कवि की समस्या क्या है, मतलब पहला कवि किसे माना जाना चाहिए, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो तमाम तरह की समस्याएं इस काल के संबंध में हैं, क्योंकि इस काल के संबंध में जो भी हमें जानकारी मिलती है वो बहुत प्रामाणिक स्रोतों से नहीं मिलती है और आधी अधूरी जानकारी मिलती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है एक जगह पर कि इस काल की कहानी को स्पष्ट करने का प्रयास बहुत पहले से किया जा रहा है, लेकिन आज तक इसका चेहरा स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो तमाम तरह की समस्याएं इस काल की हैं। इस काल की समस्याओं को पढ़ लेना पहले जरूरी प्रतीत होता है हमें। तो चलिए बात करते हैं। और मैंने ये बात महसूस की है कि जब हम यहाँ तक पहुँचते हैं तो इसके बारे में जो बातें हैं वो हम पूर्व में काफ़ी बार चर्चा कर ली है हमने उसके बारे में। तो आपको ऐसा कोई बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर नहीं नजर आएगी, क्योंकि जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसमें बार बार हमने जो कमियां और महत्व की बातें की हैं वहीं से आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी बातें यहाँ पर शामिल हो गई हैं। चलिए आदिकाल के अध्ययन की समस्याओं के बारे में बात करते हैं और उसमें सबसे पहली जो समस्या है वो सीमा निर्धारण की समस्या है। तो ये सीमा निर्धारण की जो समस्या है, हम जहां पर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में विभिन्न ग्रंथों की हमने बात की, उसमें जो काल विभाजन हमने पढ़े विभिन्न इतिहासकारों के, उन काल विभाजनों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि कुछ विद्वान इस काल विभाजन में जो पहला आदिकाल है उसकी जो सीमा है, प्रारंभिक सीमा, वो 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी के आसपास मानते हैं और कुछ विद्वान उस सीमा को 10वीं शताब्दी के आसपास मानते हैं। आपको मोटा मोटा ये ध्यान भी होगा कि किसने 7वीं शताब्दी के आसपास माना है और किसने 1000 शताब्दी के आसपास माना। जिसने 7वीं शताब्दी के आसपास माना है आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं, आप आसानी से आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि उन लोगों ने अपभ्रंश के साहित्य को महत्व दिया है। और जिन्होंने 10वीं शताब्दी से शुरू किया है वो ये कोशिश करते रहे कि किसी तरह से अपभ्रंश के साहित्य को हिंदी साहित्य से पृथक किया जाए। यदि आप थोड़ा सा भाषा विज्ञान आपने पढ़ा हो, भाषा के संबंध में, भाषा के विकास के संबंध में आपको जानकारी हो, तो आपको यह ज्ञात होगा कि 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी सन तक का जो समय है वो अपभ्रंश भाषा का समय माना जाता है और उसके बाद अपभ्रंश से हिंदी के रूप में हमें एक नई भाषा देखने को मिलती है। तो जो 500 से 1000 के बीच का जो समय है लगभग, जहां पर अपभ्रंश अपने देशी जो स्वभाव था उसको त्याग करके साहित्यिक रूप उसने ग्रहण कर लिया था और साहित्यिक रूप से अब वो अपभ्रंश जो परिनिष्ठित अपभ्रंश है या अवहट है उसके रूप में रूपांतरित हो रही थी, जिसे बाद में चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी उसमें उस संबंध में कुछ बात कही है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी हुए, राहुल सांकृत्यायन हुए और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए, वो पुरानी हिंदी और प्राकृताभास हिंदी शब्द का प्रयोग उस भाषा के लिए करते हैं जो अपभ्रंश से अब कुछ अलग होकर के परिनिष्ठित अपभ्रंश या अवहट्ठ की ओर जा रही थी। तो अवहट्ठ के साहित्य को शामिल करने का जो मोह है विद्वानों का, उस मोह से हमें देखने को मिलता है कि कुछ विद्वानों ने इसकी समय सीमा को 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी के बीच में माना है। तो मुख्य समस्या यही है, आप पूर्व में इस पर चर्चा करते आए हैं, हम मोटी मोटी बात करेंगे। ग्रियर्सन ने 700 ईस्वी माना है, मिश्र बंधुओं ने 700 विक्रमी माना है, रामकुमार वर्मा ने 750 विक्रमी माना है। तो ये मोटे मोटे रूप में हम देखते हैं कि तीन जो इतिहासकार हैं ये 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी के बीच में इसकी समय सीमा का निर्धारण करते हैं, प्रारंभिक सीमा का निर्धारण करते हैं। लेकिन रामचंद्र शुक्ल हुए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए और गणपति चंद्र गुप्त हुए, ये अपभ्रंश को हिंदी की सीमा से बाहर रखना चाहते हैं। हालांकि शुक्ल जी ने अपने बाद का जो परिनिष्ठित, माफ कीजिए, जो उनका परिवर्धित संस्करण था, संशोधित संस्करण था, उसमें ये कोशिश की कि अपभ्रंश को
पूर्व पीठिका के रूप में उन्होंने दिखाने का प्रयास किया, ताकि सिद्धों और नाथों की जो साहित्यिक परंपरा है उसको कबीर से जोड़ा जा सके। और चूंकि सिद्धों और नाथों की जो परंपरा है उसका प्रभाव कबीर पर बहुत स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए शुक्ल जी ने बाद में इस बात को स्वीकार करते हुए नाथों और सिद्धों को यहाँ पर शामिल किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1000 ईस्वी से मानते हैं, गणपति चंद्र गुप्त 1184 ईस्वी से मानते हैं। और इसकी अंतिम जो सीमा है, इस काल की जो अंतिम सीमा है 1375 विक्रमी, जो कि शुक्ल जी के द्वारा बताई गई है, इस पर विद्वानों में कोई बहुत ज्यादा मतभेद नहीं है। तो 14वीं शताब्दी के आसपास इसका समापन मानते हैं आदिकाल का, जहां पर भाषा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है, या तो ब्रज भाषा या अवधी भाषा या खड़ी बोली के रूप में सदुखड़ी भाषा स्पष्ट रूप से दिखाई देनी। जहां भाषा का चेहरा स्पष्ट हो जाता है तो वहां आप देखते हैं कि वहां से फिर वो भक्ति काल का आरंभ मान लेते हैं। इसमें भी एक छोटा सा मतभेद ये है कि विद्यापति को कुछ लोग आदिकाल में शामिल करते हैं और कुछ लोग इन्हें शामिल करते हैं भक्ति काल में। नगेंद्र जी का इतिहास उठा करके देखेंगे तो वहां भक्ति काल में शामिल मिलेंगे आपको। ठीक है, आप यदि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यहाँ चतुराई से काम लिया है थोड़ा सा, कि इनकी जो कीर्तिलता और कीर्ति पताका है विद्यापति की, उनको तो उन्होंने आदिकाल में शामिल कर लिया है क्योंकि उसकी प्रवृत्तियां वैसी हैं। और फिर जहां कृष्ण भक्ति काव्य की बात करनी थी या पदावली की बात करनी थी तो उसको भक्ति काल में शामिल कर लिया। तो यहाँ थोड़ा सा मतभेद विद्वानों में देखने को मिलता है। और शुक्ल जी पर विशेष रूप से आरोप लगता है कि विद्यापति को उन्होंने बहुत बाद का कवि होने पर भी आदिकाल में शामिल कर लिया है। लेकिन शुक्ल जी का यह मत था कि विद्यापति के साहित्य में जो विशेषताएं मिलती हैं, प्रवृत्तियां मिलती हैं, वो आदिकालीन श्रृंगारिकता से संबंधित मिलती हैं, क्योंकि वहां कृष्ण के प्रति वैसा भक्ति भाव देखने को नहीं मिलता है जैसा कि भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों में देखने को मिलता है। तो शुरुआती सीमा और अंतिम सीमा के बारे में ये थोड़ी सी समस्या है। अंतिम सीमा पर तो कोई समस्या नहीं है, शुरुआत में थोड़ी समस्या है अपभ्रंश के साहित्य को लेकर के। हिंदी के प्रथम कवि के निर्धारण के संबंध में कुछ बातें यहाँ पर कही गई हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवियों को हिंदी का पहला कवि कहने का प्रयास किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में बात करें तो इन्होंने हिंदी का पहला कवि किसी को नहीं बताया है, लेकिन इन्होंने हिंदी का पहला महाकवि चंद बरदाई को बताया है। हिंदी का पहला महाकवि चंद बरदाई को बताया है, और जिनका समय 1168 ईस्वी का माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह जरूर कहा है कि भोज और मुंज के समय में, भोज और मुंज का जो समय है वहां पर साहित्यिक रचनाएं जो हैं उनमें हिंदी का प्रचार प्रसार देखने को मिल जाता है। लेकिन उन्होंने कहीं भी इस बात को स्पष्टतः उल्लेख नहीं किया है कि मुंज जो है हिंदी का पहला कवि है। तो कई बार ऐसी मैंने देखा है कई किताबों में कि मुंज को पहला कवि बता रखा है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, ऐसा नहीं मानिएगा। इन्होंने हिंदी के पहले कवि के संबंध में कोई मत नहीं दिया है। इन्होंने शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ में जिस पुष्य कवि की बात हुई है उसके बारे में भी चर्चा की है, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि इसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं है। राजा मान के सभासद पुष्य की बात उन्होंने की है, लेकिन वहां पर भी वो कोई स्पष्ट बात नहीं कहते हैं और कहते हैं कि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए उसे पहला कवि नहीं माना जा सकता। तो यहाँ क्योंकि चेहरा स्पष्ट नहीं था इसलिए वो थोड़ा सा बच गए हैं इसको कहने से। आगे बढ़ते हैं। चंद बरदाई को उन्होंने हिंदी का पहला महाकवि कहा है, इस बात को आप मान के रखिएगा। और मिश्र बंधु जो हैं वो चंद बरदाई को हिंदी का पहला कवि मानते हैं स्पष्ट रूप से। ठीक है, मिश्र बंधु हिंदी का पहला कवि मानते हैं चंद बरदाई को। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, उन्होंने अब्दुल रहमान को, जो कि संदेश रासक नाम के ग्रंथ के रचयिता माने जाते हैं, अब्दुल रहमान के प्रति इनका थोड़ा सा आकर्षण इस कारण से रहा होगा क्योंकि संदेश रासक का जो संपादन है, प्रकाशन है, वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही किया है। तो अब्दुल रहमान की जो भाषा है उस पर हिंदी का प्रभाव देखते हुए इन्होंने इस रचना को हिंदी की पहली रचना मान लिया है, संदेश रासक को। और अब्दुल रहमान, जिसे अद्द हमाण भी कहा जाता है, उसे हिंदी का पहला कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी मुंज को हिंदी का पहला कवि कहते हैं, और शुक्ल जी जिस मुंज की बात करते हैं वो 10वीं शताब्दी का उसे बताते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसे 7वीं शताब्दी का बताते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद है, केवल नाम आप याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी मुंज कवि को हिंदी का पहला कवि बताते हैं। रामकुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि बताते हैं। आपको ये ज्ञात है कि रामकुमार वर्मा जो अपना साहित्य है वो संधि काल से शुरू करते हैं, संधि काल। और संधि काल जो है वो अपभ्रंश के
जो साहित्य है उसको वो शामिल करते हैं, और अपभ्रंश के वाल्मीकि जो माने जाते हैं वो स्वयंभू हैं। तो इस तरह से रामकुमार वर्मा हिंदी के पहले कवि के रूप में स्वयंभू को स्वीकार करते हैं। राहुल सांकृत्यायन क्योंकि स्वयं बौद्ध हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और सिद्धों पर इन्होंने विशेष रूप से कार्य किया है, तो इसलिए ये सरहपा को हिंदी का पहला कवि कहते हैं। सरहपा को हिंदी का पहला कवि मानने के बहुत सारे मत हैं। एक तो इनकी भाषा पर जो संस्कृत की तत्सम प्रवृत्ति है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा, इनके साहित्य में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, जो आगे जाकर के आज तक भी हिंदी साहित्य में प्रयोग होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो काव्य शैली का प्रयोग करने के कारण और हिंदी भाषा से निकटता के कारण ये सरहपा को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। और यही मत जो है सरहपा के संबंध में, ये सर्वमान्य मत है। जो ज्यादातर जो विद्वान हैं वो सरहपा को ही हिंदी का पहला कवि मानते हैं। कभी आपसे भी प्रश्न में इसी तरह से पूछ लिया जाए कि सर्वमान्य मत कौन सा है, या आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी का पहला कवि कौन है, तो आपको सरहपा के बारे में ही बताना है। सरहपा 84 सिद्धों में सबसे पहले सिद्ध कवि कहे जाते हैं। जिहि मन पवन न संचरहि रवि शशि नाह पवेश। तो ये जो पंक्तियां हैं इनका बहुत जगह पर उल्लेख हुआ है सरहपा के साहित्य को हिंदी का आरंभिक साहित्य सिद्ध करने के लिए। लेकिन सरहपा के साहित्य में एक कमी है कि यहाँ कोई ग्रंथ नहीं मिलता है। हालांकि इनकी जो कविताएं हैं, इनकी जो मुक्तक फुटकल कविताएं हैं, उनको राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया है, लेकिन उसके बाद भी एक ग्रंथकार के रूप में सरहपा को हिंदी का पहला कवि नहीं माना जा सकता। कवि तो पहले हैं ही, लेकिन एक ग्रंथ इनका प्रकाशित नहीं हुआ है। इसलिए फिर एक मत और भी आता है जिसकी बात हम आगे करेंगे। शिव सिंह सेंगर के बारे में आप पूर्व में चर्चा करके आए हैं, जो राजा मान के सभासद एक पुष्य कवि हैं या पुंड कवि हैं, उनको ये हिंदी का पहला कवि कहते हैं। और हम ये भी पढ़ के आए हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि पुष्य नाम का कोई कवि नहीं है। वास्तव में जो पुष्य जिनके बारे में शिव सिंह सेंगर ने पुष्य के कवि के बारे में उल्लेख किया है, वो वास्तव में 9वीं शताब्दी के पुष्पदंत हैं, जो कि एक जैन कवि है। तो इस तरह से ये मत जो है बहुत उचित मत नहीं है, क्योंकि शिव सिंह सेंगर ने भी जहां पुष्य की बात की है वहां पर उन्होंने उनके ग्रंथ के बारे में बात नहीं की है। गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि कहते हैं और इनकी रचना भरतेश्वर बाहुबली दास को हिंदी की पहली रचना मानते हैं। बच्चन सिंह ने बिल्कुल एक अनोखा मत दिया है। इनका मानना है कि हमें हिंदी का पहला कवि उसे मानना चाहिए जिसकी रचना में देशी भाषा का प्रयोग सबसे पहले हुआ है। तो आप जानते हैं विद्यापति की जो रचना है उसमें मैथिली भाषा का प्रयोग हुआ है, और मैथिली जो शुरुआती मैथिली है, जो अपभ्रंश प्रभावित मैथिली है, वहां पर दिखाई पड़ती है विद्यापति के काव्य में, पदावली में। तो इसलिए ये विद्यापति को हिंदी का पहला कवि मानने के पक्ष में है, हालांकि ये मत बहुत माना नहीं गया है। वासुदेव सिंह, जिन्होंने हिंदी साहित्य का उद्भव काल नाम से एक ग्रंथ लिखा है, उसमें ये जो इंदु नाम के एक जैन कवि को हिंदी का पहला कवि कहते हैं। जो इंदु की रचनाएं परमात्म प्रकाश और योगसार नामक इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, और इसमें दोहा छंद का प्रयोग सबसे पहले हुआ है। तो संभवतः इस आधार पर इन्होंने इसे हिंदी का पहला कवि मानने का प्रयास किया है। लेकिन आप जानते हैं कि दोहा जो छंद है वो हिंदी का छंद नहीं है, वो अपभ्रंश से हिंदी में आया है। इसीलिए इस आधार पर अपभ्रंश के साहित्य को ये हिंदी का साहित्य सिद्ध करना चाहते हैं, जो कि ठीक नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र के ग्रंथ में जहां आदिकाल हम पढ़ते हैं, वो आदिकाल जो पार्ट है वो राम गोपाल शर्मा दिनेश के द्वारा लिखा गया है। वहां ये बात उल्लिखित है इस बारे में कि सरहपा हिंदी के प्रथम कवि हैं। ठीक है, तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है नगेंद्र के इतिहास में, राम गोपाल शर्मा दिनेश जी के अनुसार। और एक ग्रंथ के रूप में देवसेन की रचना श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना गया है। देवसेन एक जैन कवि थे जिन्होंने आचार ग्रंथ लिखते हुए श्रावकाचार ग्रंथ की रचना की, जिसमें श्रावकों के लिए आचरणीय नियम बताए गए हैं। तो इस रचना को उन्होंने हिंदी की पहली रचना माना है। इससे पहले कोई भी रचना उपलब्ध नहीं होती है, ऐसा इनका मानना है। तो हिंदी के पहले कवि सरहपा हैं, और हिंदी की पहली रचना यदि कोई है तो वो श्रावकाचार है। तो इस तरह से हमारे सामने हिंदी के पहले कवि के संबंध में बातें स्पष्ट होती हैं। और यदि आपसे भी पूछ लिया जाए कि हिंदी के पहले कवि कौन है, तो आज
हम कह सकते हैं कि जो ज़्यादातर विद्वान हैं वो इस मत में स्पष्ट हैं, या इस मत पर एक मत हैं कि सरहपा हिंदी के पहले कवि हैं, आपको भी वही करना है। साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति और नामकरण की समस्या, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यहाँ एक कथन दे दिया गया है, जो मैंने पहले बोल दिया था। इस काल की कहानी को स्पष्ट करने का प्रयत्न बहुत दिनों से किया जा रहा है, यद्यपि इसका चेहरा अब भी अस्पष्ट रह गया है, स्पष्ट नहीं हुआ है। शुक्ल जी इस काल की रचनाओं में वीर गाथात्मक प्रवृत्ति की प्रधानता को देखते हैं और इस काल को वीर गाथा काल नाम देते हैं। ये बात हम जानते हैं कि उन्होंने रासो ग्रंथों को महत्व दिया है, वीरता पूर्ण चरित्र का बखान करने वाले ग्रंथों को महत्व देते हुए ये वीर गाथा काल कहते हैं। ग्रियर्सन ने इस काल में जो प्रधान रचनाकार हैं उनको आधार बनाकर के चारण काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल में हिंदी के आदिम बीजों की उपस्थिति को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदी साहित्य जो आज तक हमें देखने को मिलता है, उसकी जो आदिम उपस्थिति है, उसकी जो आदिम परंपरा है, उसके जो आदिम बीज हैं, वो हमें दिखाई देते हैं आदिकाल में। इसीलिए इस ग्रंथ को आदिकाल, इस काल को आदिकाल कहा जाना चाहिए। हालांकि मैंने ये भी बताया था आपको पिछली कक्षा में कि ये आदिकाल नाम पर उतने ज्यादा आश्वस्त नहीं थे। उनको ऐसा था कि आदिकाल नाम से कहीं ऐसा न हो कि जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं वो भ्रमित हो जाएं और ये मानने लगें कि ये किसी आदिम मनो भावों की उपस्थिति वाला काल रहा है। तो उन्होंने कहा भी है कि यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे, ठीक है, तो आदिकाल नाम बुरा नहीं है। तो इस आधार पर उन्होंने आदिकाल नाम दिया है। हम चर्चा कर आए हैं वैसे इस बारे में थोड़ी सी, तो लेकिन आपको थोड़ा सा गहराई से चीजें समझ में आ जाएं बार बार बातें करने से। राहुल सांकृत्यायन ने इस काल को प्रधान रचनाकारों और प्रेरणा स्रोतों के आधार पर सिद्ध सामंत काल कहा है। कल हमने कहा भी था, इन्होंने ये माना है कि जो इस काल के प्रधान रचनाकार हैं वो सिद्ध हैं, चारण नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिद्ध तो 84 है संख्या में और चारणों की तो 6 ही रचनाएं प्राप्त होती हैं। और सामंत काल जो इन्होंने कहा है, तो जो चारण कवियों के आश्रयदाता हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, उनको आधार बना करके इन्होंने इस काल को सिद्ध सामंत काल कह दिया है। सिद्ध तो सिद्ध रचनाकार हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो बौद्ध धर्म से जो महायान शाखा चली, उससे जो मंत्रयान और वज्रयान बनकर के जो सिद्ध शाखा के रूप में हमें देखने को मिली, उनको ये प्रधान रचनाकार मानते हैं। और सामंतों के दरबार में उनकी स्तुति परक रचनाएं करने वाले जो कवि थे चारण, उनके आश्रयदाता थे सामंत, उनको आधार बना करके इन्होंने इन दोनों नामों को मिला दिया है, सिद्ध सामंत काल कहा है। रामकुमार वर्मा ने चारण काल कहा है और चारण काल से पहले अपभ्रंश और हिंदी की संधि के आधार पर इन्होंने इस काल को संधि चारण काल कहा है, ठीक है। ये बात भी हम पूर्व में कराए हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर रसात्मक काव्यों को महत्व दिया है, इसलिए उन्होंने वीर काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह माना है कि इस काल में हिंदी के सारे बीज बोए गए हैं, हिंदी साहित्य की जितनी प्रवृत्तियां हैं उसके बीज हमें यहाँ पर मिलते हैं, इसीलिए इन्होंने बीज वपन काल कहा है। गणपति चंद्रगुप्त ने प्रामाणिक रचनाओं के अभाव के आधार पर इस काल को शून्य काल कहा है, यह भी आपने देखा। कमल कुलश्रेष्ठ इस काल को अंधकार काल कहते हैं। मिश्र बंधुओं ने सामान्य विकासवादी नाम दिया है आरंभिक काल, प्रारंभिक काल। तो कई बार परीक्षा में आ जाता है, तो उस समय इसका उत्तर प्रारंभिक काल माना जाता है राजस्थान में, तो आप प्रारंभिक काल को महत्व दीजिएगा, ठीक है। असल में इन्होंने क्या एक छोटी सी गलती की है मिश्र बंधुओं के ग्रंथों में मैं देखता हूं, तो वो कहते तो हैं इसको प्रारंभिक काल, और फिर जब इसको दो भागों में बांटते हैं तो वो पूर्वारंभिक और उत्तरारंभिक कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रारंभिक शब्द जो है वो आरंभिक बन जाता है, तो ऐसा लगता है आरंभिक भी इन्होंने कहा है और प्रारंभिक भी। तो कभी परीक्षा में आ जाए और दोनों आ जाएं तो मेरा आपको सुझाव रहेगा आप प्रारंभिक को कीजिएगा, क्योंकि पूर्व में भी प्रारंभिक उत्तर माना गया है आरपीएससी के द्वारा। नाम देकर माना है कि प्रत्येक प्रकार का साहित्य अपनी प्रारंभिक अवस्था से ही आगे बढ़ता है, हम भी जानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की चेतावनी, उन्होंने जो चेतावनी दी है कि यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे को ध्यान में रखते हुए आदिकाल नाम बुरा नहीं है, ऐसा वो स्वयं कहते हैं। वो ऐसा नहीं कहते हैं कि आदि नाम बहुत अच्छा है, वो कहते हैं कि आदिकाल नाम जो है वो उतना बुरा नहीं है। तो आदिकाल नाम चाहे बुरा नहीं है, लेकिन अब इतना स्थापित हो गया है कि इसको बदलना बहुत मुश्किल है, और मैं समझता हूं कि हमारे जीवन काल में ये नाम हमें चलाना ही पड़ेगा, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। विभिन्न रचनाओं की ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता की समस्या है, इस पर भी मैंने मोटी मोटी बात कर ली थी पिछले दिनों। खुमान रासों में जो खुमान रासो ग्रंथ मिलता है, शुक्ल जी के विशेष रूप से जो 12 ग्रंथ बताए उन्होंने वीर गाथा काल बताने के लिए, उनकी बात की गई है यहाँ पर। तो खुमान रासो जो रचना है उसमें महाराणा प्रताप और उसके बाद के भी राज सिंह जो आए मेवाड़ के राजा, उन तक का वृतांत मिलता है।
इसलिए ये सिद्ध हो गया है कि ये रचना 17वीं शताब्दी में लिखी गई है, या इसमें बहुत बातें 17वीं शताब्दी तक भी जोड़ी जाती रही हैं, इसलिए इसका मूल स्वरूप आज नहीं मिलता है। बीसलदेव रासो एक गेय मुक्तक काव्य है। ये रासो काव्य, इसका नाम जरूर है, लेकिन इसमें वैसी वीर गाथात्मक प्रवृत्ति नहीं मिलती है। आप जानते हैं राजमती नामक जो नायिका है, उसकी विरह वेदना का वर्णन इसमें किया गया है, जो अपने प्रियतम के बीसलदेव के उड़ीसा चले जाने पर वियोग का अनुभव करती है और विरह को व्यक्त करती है अपनी कविता में, अपने गीतों में। तो विरह गीतों की एक मुक्तक काव्य परंपरा में ये ग्रंथ लिखा गया है, और क्योंकि ये गेय मुक्तक गीत है और इसका जो मूल स्वरूप है वो गेयात्मक रूप से लिखा गया था, तो आज इसके स्वरूप में बहुत परिवर्तन हो चुका है, ऐसा हम मान सकते हैं। क्योंकि जो भी गेय परंपरा की चीजें होंगी उनमें जरूर परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि हम एक व्यक्ति से जब कोई व्यक्ति दूसरी बात सुनता है और दूसरे को जब तीसरी बात बताता है तो उसमें बहुत परिवर्तन हो जाता है। हम्मीर रासो में केवल 8 पद मिले हैं, आप जानते ही हैं। केवल 8 पद जो प्राकृत पेंगलम में मिले, उसके आधार पर हम्मीर रासो की कल्पना मात्र की गई है। ये रचना मिलती नहीं है अपने मूल स्वरूप में। विजयपाल रासो के भी केवल 42 छंदी प्राप्त हुए हैं, 42 पद प्राप्त हुए हैं। इसकी मूल प्रति प्राप्त नहीं हुई है। जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका जो 2 छोटी छोटी रचनाएं हैं, उनके केवल नोटिस मिले हैं, मतलब उनके बारे में केवल नाम उल्लेख मिला है। दयाल दासरी ख्यात में ये स्वतंत्र प्रतियां अनुपलब्ध हैं, प्राप्त नहीं हुई हैं। आला खंड जो है वो लोक गाथा काव्य के रूप में परमाल रासो के एक खंड के रूप में आला खंड मिलता है, जिसमें आला और ऊदल की वीरता का वर्णन किया गया है और गेयात्मक शैली में किया गया है। तो ये भी गेय परंपरा का ग्रंथ होने के कारण ऐसा कहा जा सकता है कि मूल रूप से भिन्न आ चुका है या दूर आ चुका है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका में आप जानते हैं कि कीर्ति लता जो है वो अपभ्रंश भाषा की रचना है, अवहट्ठ की रचना है। कीर्ति पताका जो है आज तक प्रकाशित नहीं हो सकी है। पदावली मैथिली भाषा की रचना है, लेकिन उसमें वीरता की कोई बात नहीं है। और ये तीनों ही रचनाएं चूंकि विद्यापति की हैं और विद्यापति का जो समय है वो लगभग आदिकाल की जो अंतिम सीमा है उसके 100 साल बाद का समय है, तो बहुत सारे विद्वान इसे आदिकाल की सीमा में रखने के पक्ष में दिखाई ही नहीं देते हैं। अमीर खुसरो का जो लौकिक साहित्य है वह भी अपने मूल रूप में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगर आप अमीर खुसरो की मुकरियां, पहेलियां, सुखने दो सुखने, ढकोसले सुनेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये तो बिल्कुल आज की ही भाषा का प्रयोग इसमें किया जा रहा है। तो क्या कारण है? क्योंकि अमीर खुसरो की जो लौकिक जो साहित्य है उनकी जो पहेलियां हैं, मुकरियां हैं, वो भी लोक की वस्तु हैं। लोक के उपयोग में आते हुए वो इतनी घिस गई है कि उसकी मूल भाषा जो है अब सुरक्षित नहीं रह पाई है। ऐसा लगता है कि किसी ने 50 साल पहले, 100 साल पहले ये रचनाएं लिखी होंगी, इनको पढ़ करके ऐसा ही लगता है। तो इसका जो मूल स्वरूप है वह भी सुरक्षित नहीं है। पृथ्वीराज रासो की तिथियां इतिहास सम्मत नहीं है। हम जानते हैं कि बहुत सारे तथ्य पृथ्वीराज रासो के संबंध में वो बाद में अप्रामाणिक सिद्ध हो गए हैं और इतिहास की जगह पर वहां कल्पना की प्रधानता दिखाई देती है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वयं भी इसे एक अप्रामाणिक रचना मानते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता की समस्याएं इस काल में देखने को मिलती हैं। भाषा के स्वरूप की समस्या, यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं मिलती हैं आपको। देखो, सिद्धों ने अपभ्रंश का प्रयोग किया, लोक भाषा का प्रयोग किया। जैनों ने प्राकृत अपभ्रंश का प्रयोग किया। रासों में डिंगल पिंगल शैलियों का प्रयोग किया गया है। डिंगल और पिंगल राजस्थानी की साहित्यिक शैलियां हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। डिंगल जो है वो राजस्थानी और अपभ्रंश का मिश्रित स्वरूप को कहा जाता है, और पिंगल जो है राजस्थानी और ब्रज या ब्रज और अपभ्रंश के मिश्रित स्वरूप को पिंगल कहा जाता है। विद्यापति ने मैथिली का प्रयोग किया है, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर बहुत सारे भाषाएं देखने को मिलती हैं और इस कारण यहाँ पर भाषा को कोई एक स्थिर स्वरूप हमें देखने को नहीं मिलता है। तो तमाम तरह की समस्याएं हैं, जिसमें इतिहासकारों के सामने ये समस्या आ जाती है कि किस रचना को शामिल किया जाए हिंदी साहित्य में उसकी भाषा के आधार पर, और किस साहित्य को नहीं किया जाए, क्योंकि उसमें अपभ्रंश का प्रभाव कुछ ज्यादा दिखाई देता है। कहीं कहीं ग्रंथों के बीच में भी अपभ्रंश का प्रभाव ज्यादा दिखाई देने से कहीं उनकी अवहेलना कर दी गई है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 1921 में नागरी प्रचारणी सभा से जो एक पत्रिका निकलती थी, नागरी प्रचारणी पत्रिका, उसमें एक पुरानी हिंदी शीर्षक से लेख माला शुरू की। उन्होंने कई सारे लेख उन्होंने प्रकाशित किए पुरानी हिंदी शीर्षक से। इसीलिए कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका उत्तर आता है। चाहे पुरानी हिंदी शुक्ल जी भी कहते हैं,
चाहे राहुल सांकृत्यायन भी कहते हैं, लेकिन जब उत्तर होता है इसका तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ही होता है, क्योंकि सबसे पहले ये पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परिनिष्ठित अपभ्रंश या उत्तर अपभ्रंश यानी कि बाद की अपभ्रंश, जो कि 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद की जो अपभ्रंश है उसे इन्होंने पुरानी हिंदी के रूप में संबोधित किया, जिसमें वह अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं अथवा प्राकृताभास हिंदी कहकर उसे हिंदी साहित्य में स्थान देते हैं। ठीक है, तो आगे जाकर के आप देखेंगे शुक्ल जी के ग्रंथ में भी ये प्राकृताभास हिंदी और पुरानी हिंदी शब्द मिलते हैं। राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि हिंदी काव्य, अपना जो इनका ग्रंथ है हिंदी काव्यधारा, उसमें कहते हैं कि पूरा अपभ्रंश साहित्य पुरानी हिंदी का साहित्य है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी तो फिर भी उत्तर अपभ्रंश को हिंदी में शामिल करने के पक्ष में है, लेकिन राहुल सांकृत्यायन पूरे अपभ्रंश साहित्य को पुरानी हिंदी का साहित्य कहने के पक्ष में दिखाई पड़ते हैं। शुक्ल भी अपभ्रंश के विकसित रूप, जिसे उत्तर अपभ्रंश कहा गया है, उसे पुरानी हिंदी कहते हैं, प्राकृताभास हिंदी कहते हैं। रामकुमार वर्मा ने एक बात कही है कि सिद्धों की भाषा में हमारी भाषा का प्रारंभिक रूप दिखाई देता है। आप जानते हैं कि रामकुमार वर्मा ने भी 7वीं 8वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, तो इसलिए ये भी मान रहे हैं कि सिद्धों की जो भाषा है, जो अपभ्रंश प्रेरित भाषा है या अपभ्रंश प्रभावित भाषा है, उसमें इन्होंने हिंदी के प्रारंभिक रूप के दर्शन किए हैं, इसीलिए ये मानते हैं कि इन रचनाओं को हिंदी में शामिल किया जाना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक बात कहते हैं और उसमें इन्होंने बड़े जोर देकर के कहा है कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, यानी कि ये बताना चाहते हैं कि अपभ्रंश जो है उसको पुरानी हिंदी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अब अपभ्रंश का चाहे उस समय तक शुरुआत में ग्रियर्सन के समय में, मिश्र बंधुओं के समय में चाहे अपभ्रंश का स्वरूप स्थिर नहीं हुआ था, लेकिन अब जो है वो स्थिर हो चुका है। रूप हिंदी कहाँ से शुरू होती है, और ये मानते हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी कि जहाँ पर भाषा में तत्सम प्रवृत्ति दिखाई दे शब्दों में, वहाँ पर वो हिंदी के स्वरूप को निर्धारित करते हैं या उसे स्वीकार करते हैं हिंदी में। तो अपभ्रंश में वो ऐसी स्थितियां नहीं देखते हैं, इसीलिए वो उसको पुरानी हिंदी नहीं कहना चाहते हैं। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, आप एमए पढ़ के आए हैं, एमए के विद्यार्थी के रूप में आपने परीक्षाएं दी हैं और आपने आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां पढ़ी भी हैं। हम मोटे मोटे तौर पर बात करेंगे। कई बार प्रवृत्तियों में से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो सामान्य प्रवृत्तियां हमें पता होनी चाहिए। देखिए, चारण कवियों द्वारा आश्रय दाताओं की युद्ध वीरता, दान वीरता, शौर्य पराक्रम का अतियुक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। हम जानते हैं कि जो वीर गाथात्मक ग्रंथ हैं, रासो ग्रंथ जो परंपरा हमारे यहाँ चलती है, उसमें चारण कवि जो कि अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए, अपने लिए सम्मान अर्जित करने के लिए, अपने लिए धन अर्जित करने के लिए वो राजाओं की दरबार में रहते थे, उनकी स्तुति किया करते थे। यहाँ तक भी देखने को मिलता है कि वो उनके वैतालिक थे और सुबह जब राजा जागता था तो उसकी प्रशंसा करके वो उन्हें जगाया करते थे, उनकी प्रशंसा के गीत गा करके उनको सुलाया भी करते थे। तो इस तरह की चारण पद्धति हमारे यहाँ मिलती है, हमारे यहाँ साहित्य में मिलती है। तो उनका जो विशेष कार्य था वो अपने आश्रयदाताओं का मनोरंजन करना, उनको प्रेरित करना, उन्हें उत्साह दिलाना और साथ ही साथ उनकी प्रशंसा करना उनका उद्देश्य रहता था। इसीलिए आश्रयदाताओं की युद्ध वीरता, दान वीरता, शौर्य पराक्रम तो रहा ही होगा उस समय के राजाओं में, लेकिन उन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। किस तरह से किया है, देखिए, शब्द भेदी बाण चलाना। आप जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में ये प्रचलित है कि वो शब्द भेदी बाण चलाते थे, आंख मूंद करके, और बाणों को वो अपने लक्ष्य पर पहुंचा देते थे। तो ये कुछ थोड़ी सी ऐसा लगता है कि हालांकि असंभव तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया है तो लगता है कि जरूर इसमें कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण बात रही होगी। कटे हुए सिरों का भागना, मतलब कटे हुए सिर वाले धड़ों का भागना, मतलब सिर कट जाए और उसके बाद भी धड़ जो है वो भाग रहा है, तो ऐसे भी वर्णन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक समय के भोजन में 4 मन हींग लग जाना। हम जानते हैं कि 2 चुटकी या 1 डिब्बी मंगाता है पूरा, और हलवाई जो है पूरे बारात का खाना बना देता है, और एक समय के भोजन में 4 मन अगर हींग लग जाए तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी राजा की सेना हुआ करती होगी जिसके लिए खाना बनता था, तो 4 मन हींग लग जाती। तो इस तरह की कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। पृथ्वीराज के संदर्भ में एक पंक्ति मिलती है जिसमें कहा गया है कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रवान, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुके चौहान। तो ये जो पंक्तियां हैं, इससे भी पता चलता है कि जो चंद बरदाई है वो संकेत कर रहे हैं चौहान को, पृथ्वीराज चौहान को,
कि गौरी जो है वो 4 बांस 24 गज और अंगुल अष्ट, मतलब उनको केवल केवल एक नाप जोख बताई गई है और इतनी दूरी पर इतनी ऊंचाई पर राजा बैठा हुआ है और आपको तीर चलाना है, इस तरह का संकेत भर किया गया है। और ऐसा कहा गया है ग्रंथ में कि पृथ्वीराज चौहान ने तीर मार करके गौरी का वध कर दिया। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गहराई में जाएं, इतिहास को पढ़ें, तो इतिहास में ये मिलता है कि गौरी पृथ्वीराज चौहान के हाथों नहीं मारा गया था, वो गख्खरों के साथ लड़ते हुए मारा गया था। तो इस तरह की कुछ बातें जिन्हें शुक्ल जी ने मनगढ़ंत बातें कहा है या भट्ट भड़ंत बातें कहा है, वो इस तरह के ग्रंथ में, जो रासो ग्रंथ हैं, उनमें मिलती हैं। इस काल का जो चारण कवि है वो युद्धों में आश्रयदाता राजाओं के साथ स्वयं भी संघर्ष करता था। जो कवि था वो केवल कवि नहीं था, वो सेनापति भी था, कभी सैनिक भी था, कभी मंत्री हुआ करता था, तो वो राजाओं के साथ युद्ध में स्वयं भी जाता था। आज का जो कवि है वो अपने घर रहता है और युद्ध की कहानियां कविताएं बना लेता है मनगढ़ंत। तो युद्ध के वास्तविक जो चित्र हैं वो व्यक्ति कभी भी प्रस्तुत नहीं कर सकता जिसने कभी युद्ध देखा नहीं हो। वास्तव में जिसने युद्ध देखा नहीं है वो युद्ध को कभी चाहेगा भी नहीं। आजकल आप देखते हैं कि जिस तरह से पत्रकारिता में जो बड़े बड़े पत्रकार बैठे हुए हैं वो बस तुरंत वो चाहते हैं कि आज परमाणु बम गिरा ही दिया जाए किसी तरीके से रूस के द्वारा यूक्रेन पर। वो मतलब तमाम तरह की ऐसी बातें करते हैं जिनसे ऐसे लगता है कि वो संवेदन शून्य हो गए हैं और वो युद्ध की जो विभीषिका है, उसकी भयानकता है, उसको अनुभव ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने युद्ध को देखा नहीं है। तो इस काल का जो कवि था वो युद्ध को आंखों से देखता था और उसके अनुभव को इस तरह से व्यक्त करता था कि युद्ध पूरा का पूरा जो पाठक होता था, श्रोता होता था, उसके आंखों के सामने सजीव चित्र प्रस्तुत हो जाता था, गतिशील चित्र प्रस्तुत हो जाता था और पाठक को ऐसा अनुभव होता था उस रचना को पढ़ करके कि वो स्वयं युद्ध के बीच में खड़ा हुआ है। तो क्योंकि वो स्वयं युद्ध को देखते थे, इसीलिए युद्धों के सजीव चित्र हमें इस काल में दिखाई मिलते हैं। एक बहुत सुंदर पंक्ति पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में मिलती है पद्मावती समय में। बज्जिए घोर निशान रान चौहान चौदिस, सकल सूर सामंत समर बल जंत्र मंत्र दिस। तो ये जो पंक्ति है ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। तो पृथ्वीराज रासो की पद्मावती समय से ली गई है कि जहां पर बज्जिए घोर निशान, मतलब नगाड़े बज रहे हैं बहुत जोर जोर से, और राजा चौहान को चारों दिशाओं से जब घेर लिया गया है तो राजा चौहान की जो पृथ्वीराज चौहान है उसकी सेना के नगाड़े बजने लगे हैं और सारे जो राजा हैं, उनके शूरवीर हैं, उनके जो सामंत हैं, उनके जो सेनापति हैं, वो अपने अपने देवी देवताओं को स्मरण करके और अपने यंत्रों मंत्रों और बल का ध्यान करके वो युद्ध के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। तो इस तरह की पंक्तियां हमें पृथ्वीराज रासो में देखने को मिलती हैं। पृथ्वीराज रासो का पद्मावती समय बहुत रोचक है, आपको पढ़ना चाहिए। और पिछले दिनों तक वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो पाठ्यक्रम में शामिल की गई थी पुस्तक, उसमें उसे शामिल किया गया था। आदिकालीन राजाओं के मानस में राज्य विस्तार की भावना रहती थी। आप जानते हैं कि हर्षवर्धन का राज्य जो है वो खंडित हो चुका था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो देशी राजा थे वो स्वतंत्र हो गए थे और देशी राजाओं में हमेशा एक दूसरे के राज्य को हड़प करने की एक भावना देखने को मिलती है। वो एक तो राज्य विस्तार के कारण हमें देखने को मिलता है कि आपस में वो लड़ा करते थे। जो छोटे छोटे राजा थे वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर लिया करते थे। उनका इससे कोई संबंध नहीं था कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है या वो किसी दूसरी जाति का किसी धर्म का है, उन्हें केवल अपने राज्य का विस्तार करना होता था। और साथ ही साथ ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय सुकुमार राजकुमारियों के बारे में जब पता चल जाता था कि इस राजा की पुत्री बड़ी सुंदर है और उसका स्वरूप बड़ा आसक्त करने वाला है, तो और बाहुबल का प्रदर्शन करने की एक होड़ हुआ करती थी, तो इसलिए सर्वत्र युद्धों की भावना हमें देखने को इस काल में मिलती है। केंद्रीय शक्ति का तो ह्रास हो चुका था, किसी के ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं था। इस वजह से आपस में छोटे जो देशी राजा थे वो आपस में लड़ते थे, एक दूसरे से दुश्मनी किया करते थे और इसी दुश्मनी का नुकसान जो है पृथ्वीराज चौहान को भुगतना पड़ा, जो जयचंद से उनकी शत्रुता थी। और कालिंजर के राजा परमर्दी देव से भी पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ था। और यदि हम देखें कि पद्मावती समय में जिस तरह से पद्मिनी को या संयोगिता को जिस तरह से वो हरण करके लाते हैं, तो उससे भी दुश्मनी होने की ही ज़्यादा संभावना देखने को मिलती है। तो हमें देखने को मिलता है कि आपस में बहुत शत्रुता रहा करती होगी। तो किसी ने जिस समय पर आवश्यकता पड़ी होगी, बाहर के किसी विदेशी आक्रमणकारी ने आक्रमण किया होगा, तो उस समय कोई सहायता करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ होगा, क्योंकि आसपास के जितने भी पड़ोसी थे उनसे हमने दुश्मनी ले रखी थी, उनसे शत्रुता कर रखी थी।
तो राजाओं के उत्साह में वृद्धि और सामान्य जन को युद्ध कलाओं का ज्ञान कराने के उद्देश्य से इस काल में वीर गाथात्मक काव्य का सृजन किया गया, जिसे हम रासो काव्य कहते हैं। ठीक है, तो रासो काव्यों की रचना हुई क्योंकि राजाओं के उत्साह में वृद्धि करना चाहते थे कवि, और साथ ही साथ जनता को भी ये बताना चाहते थे कि युद्ध किस तरह से लड़ा जाता है, युद्धों को लड़ने की क्या क्या कलाएं होती हैं। युद्ध कौशल का ज्ञान कराने के लिए इस तरह की जो ग्रंथ हैं, रासो ग्रंथ जिन्हें कहा जाता है, जिसमें राजाओं की वीरता और उनके पराक्रमपूर्ण चरित्र का अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से वर्णन किया गया है, इन रचनाओं को रासो काव्य कहा गया है। वीर गाथात्मक काव्य इस काल में देखने को मिलता है। इस काल की एक पंक्ति और भी देखने को मिलती है, इस काल के संबंध में प्रसिद्ध है कि जिनकी बिटिया सुंदर देखी तिन पर जाए धरी तलवार। तो यहाँ पर जिसकी भी बिटिया को सुंदर देखा जाता था, वहां पर जाकर के वो तलवार रख देते थे, यानी कि युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाते थे और उसका हरण कर लेते थे, या उससे विवाह करने की मांग को प्रस्तुत कर देते थे। तो इस तरह से ये जो काल था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि ये काल अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का काल है। ठीक है, तो सर्वत्र युद्धों की भावना यहाँ पर बलवती देखने को मिलती है। इस काल के कवियों द्वारा दिए गए सभी संसंवत इतिहास के अनुरूप नहीं है, हो भी नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जहां पर अतिशयोक्ति ज्यादा होगी वहां पर ऐतिहासिकता का जो तत्व है उसको संरक्षित नहीं किया जा सकता, उसकी सुरक्षा नहीं की जा सकती। इसीलिए ऐतिहासिकता के स्थान पर कल्पना का प्राचुर्य हमें देखने को मिलता है। कल्पनाशीलता का प्रयोग किया गया है, चाहे वो राजा की सेना को बढ़ा चढ़ा करके बताना हो, या राजा, आपने यदि पद्मावती समय पढ़ा है तो आपको पता होगा कि उसमें एक तोता जो है वो पद्मावती की पीड़ा को बताता है पृथ्वीराज चौहान से। ऐसी ही कहानी आपको पद्मावत में भी मिलती है, जायसी में, लेकिन पद्मावती समय में भी बिल्कुल इसी तरीके से उसी रूढ़ी का प्रयोग करते हुए तोते के द्वारा रानी के सौंदर्य के बारे में बताया जाता है। रानी तोते के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान के पास अपना संदेश भेजती है। तो इस तरह से देखें आप, कल्पना की अधिक प्रचुरता हमें देखने को मिलती है। ऐतिहासिक तथ्य जो है उनका इतना ध्यान नहीं रखा गया है, और यही कारण है कि पृथ्वीराज रासो पर बड़ा लंबा एक गहन चिंतन मनन हुआ है कि वो रचना प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है। आज तक भी ये समस्या हमारे हिंदी साहित्य के आदिकाल में बनी हुई है, और बहुत सारे लोग इस पर चिंतन मनन करते हैं, शोध ग्रंथ लिखे जाते हैं। चारण काव्य में वीरत्व का नवीन स्वर जो है वो श्रृंगार पोषित है, यानी कि वीरता तो है, वीर गाथाओं में भी वीर रस के साथ साथ आप देखते हैं श्रृंगार रस का भी यहाँ पर पोषण देखने को मिलता है। श्रृंगार रस की भी सुंदर रचनाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके पीछे कारण है कि राजा की वीरता का वर्णन करने के लिए रानी की सुंदरता का भी वर्णन करना होगा। राजकुमारी की सुंदरता जब तक नहीं वर्णन की जाएगी उस तरीके से कि जो पाठक है, श्रोता है, जो राजा स्वयं है, उसे उसके प्रति आकर्षण जब तक पैदा नहीं होगा, तब तक वह युद्ध लड़ने के लिए दूसरे राजा से प्रस्तुत नहीं होगा। तो यहाँ पर वीरता तो है, वीर रस तो है, लेकिन वह वीर रस श्रृंगार के साथ मिल करके उपस्थित हुआ है। तो श्रृंगारिक रचनाएं भी इन वीर गाथात्मक ग्रंथों में बहुत उत्कृष्ट कोटि की मिलती हैं। तत्कालीन समय में स्त्रियां वैमनस्य का कारण हुआ करती थी, हमने बात की ही। जहां एक और उनके रूप सौंदर्य का वर्णन हुआ है, वहीं दूसरी ओर वीरतापूर्ण चरित्र का वर्णन पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में और रासो ग्रंथों में हुआ है। पृथ्वीराज रासो में पद्मावती का श्रृंगारिक चित्रण इस तरह से किया गया है। पद्मावती है, ये पद्मिनी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये पद्मावत की बात हो रही है। यहाँ पर पद्मावती समय की बात हो रही है जो पृथ्वीराज रासो में संकलित है। यहाँ पर ये जो पंक्तियां हैं ये परीक्षाओं में कई बार पूछी जाती है, नेट की परीक्षा में विशेष रूप से। मनहु कला शशिभान कला 1600 बनिए, बाल बैस ससिता समीप अमृत रस पिन्निए। जो रानी है उसका जो सौंदर्य है, ऐसे लगता है कि स्वयं चंद्रमा ने, शशिभान मतलब चंद्रमा ने, अपनी कलाओं से उसका निर्माण किया है, उसकी रचना की है। चंद्रमा ने अपनी कलाओं से, 16 कलाओं से उसकी रचना की है रानी की, पद्मावती की। और उसकी जो बाल वयस है, उसका जो बाल सौंदर्य है, यानी कि जो नारी का सौंदर्य है, उसके पास बैठ करके शशि मतलब चंद्रमा ने स्वयं उसके पास बैठ करके अमृत रस का पान किया है। यानी कि पद्मिनी इतनी सुंदर है कि उसके पास बैठ करके चंद्रमा ने अमृत रस का पान किया है। तो इस तरह से जो श्रृंगार है उसका यहाँ पर बड़ा सुंदर और मनोरम चित्रण किया गया है नायिकाओं के। दूसरी ओर परमाल रासो ग्रंथ में हम देखते हैं वीर रस का भी सुंदर परिपाक देखने को मिलता है। ये पंक्ति आपको बहुत बहुत बार पढ़ने को मिलती है। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार,
बरस 18 छतरी जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये आल्हा शैली है जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और बैसवाड़ा के क्षेत्र में गाई जाती है। और जब हम परमाल रासो ग्रंथ की बात करेंगे तो वहां पर इस पंक्ति की फिर से बात करेंगे। 12 बरस लोग कर जीवे, परमाल रासो ग्रंथ से ली गई पंक्तियां हैं। और इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो योद्धा हैं वो 18 वर्ष से ज्यादा जीने को धिक्कार मानते हैं, इससे पहले ही वो किसी युद्ध में लड़ करके देश के काम आ जाना चाहते हैं। लेकिन अब ये देश जिसकी बात हम कर रहे हैं, देश के काम आ जाने की, तो वो देश क्या है? क्या वो देश वो व्यापक क्षेत्र है जिसके बारे में हम आज बात करते हैं? हमारे देश के बारे में, हमारा देश भारत है, हिंदुस्तान है ना, इंडिया है। तो वो देश जो केरल से कश्मीर, केरल से करगिल घाटी तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक सारा देश हमारा है। तो क्या इस काल में भी राष्ट्र का अर्थ यही है? नहीं, इस काल में राष्ट्र का अर्थ राज्य के क्षेत्र विशेष से लिया जाता था। जो छोटे छोटे राज्य थे वो हर्ष की जो केंद्रीय सत्ता थी वो नष्ट हो जाने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे और वो अपने अपने क्षेत्र को ही राष्ट्र समझते थे। ठीक है, और उनकी जो निष्ठा थी वो भी उसी क्षेत्र के लिए थी जो उनका राज्य था। दूसरे से तो उनकी दुश्मनी हुआ करती थी और उसे अपने राज्य में मिलाने के लिए वो सतत प्रयत्न करते रहते थे, षड्यंत्र रचते रहते थे। इसकी सुरक्षा के लिए ही आपस में लड़ते थे और कभी तो उसकी सुरक्षा के लिए लड़ते थे और कभी दूसरे राज्यों पर कब्जा करने के लिए लड़ते थे। तो राष्ट्र का जो अर्थ था यहां पर बहुत संकुचित था, बहुत छोटा था। तो ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि यहां पर जो राष्ट्रीय भाव है वो व्यापक राष्ट्रीय भाव है, संकुचित है। संकुचित इस अर्थ में है कि यहां पर राष्ट्र का कोई बहुत बड़ा व्यापक कंसेप्ट उनके पास नहीं था। वो पूरे देश को अपना देश नहीं समझते थे। यही कारण था कि कुछ लोगों ने गौरी को बुला लिया कि आओ जी, हमारे यहाँ पर जो राजा है वो बड़ा क्रूर है और उससे आकर युद्ध करो, और उसके पास इतनी इतनी धन संपदा है। बुला लिया, ठीक है, और उससे पूरा जो हिंदुस्तान का इतिहास है वो बदल गया। तो इस तरह से देखते हैं कि केवल अपने राज्य तक ही वो राष्ट्रीयता का भाव सीमित है। यही कारण है कि जयचंद जैसे देशद्रोही की स्तुति में भी जयचंद प्रकाश जैसी रचना लिखी गई है। जयचंद प्रकाश में जयचंद की प्रशंसा की गई होगी, ऐसा हम समझते हैं, क्योंकि ये रचना तो मिलती नहीं है। ठीक है, तो इस काल में प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन रूपों का चित्रण सरस शैली में किया गया है। विशेष रूप से उद्दीपन रूप में ज्यादा यहाँ पर प्रकृति को व्यक्त किया गया है। उद्दीपन और आलंबन का मतलब आप जानते ही हैं, आपने काव्य रस पढ़े हैं, और काव्य रस में आपने आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव के रूप में आपने प्रकृति के उद्दीपन स्वरूप और आलंबन स्वरूप को समझा है। जहां पर प्रकृति को आलंबन बना करके उसके प्रति कवि अपने भाव व्यक्त करता है, वहां पर वो आलंबन रूप माना जाता है। और जहां प्रकृति किसी प्रेम के भाव को या अन्य भावों को बढ़ाने के लिए कार्य करती है या प्रभावित करती है, उसे हम कहते हैं प्रकृति का उद्दीपन रूप। तो सामान्यतः जो नायिका है उसके सौंदर्य को, उसके विरह वर्णन को, उसके संयोगजन्य जो भाव हैं उनको बढ़ाने का कार्य करती है प्रकृति। इसीलिए सामान्यतः उद्दीपन स्वरूप का चित्रण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, लेकिन कहीं कहीं आलंबन रूप के चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं। चरित काव्यों के रूप में रासो काव्य परंपरा हमें देखने को मिलती है। इस बारे में पूर्व में बातें हो चुकी हैं बहुत सारी। बीसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। लौकिक साहित्य के क्षेत्र में भी हमें कुछ ग्रंथ देखने को मिलते हैं। ढोला मारूरा दूहा लौकिक साहित्य है पूरी तरह से। जो कवि है वो किसी राज्याश्रय का कवि नहीं है, वो राजा के लिए कविता नहीं लिख रहा है, वो धर्म के लिए कविता नहीं लिख रहा है, वो लोक के आनंद के लिए, लोक के मनोरंजन के लिए कविता लिख रहा है। ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरा दूहा की जो छाप है वो हमें आगे जाकर के सूफी काव्यों में जो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा है उस पर भी देखने को मिलती है। वसंत विलास जो रचना है इसके कवि तो अज्ञात हैं, लेकिन इस रचना में आप देखते हैं कि वसंत ऋतु का जो नायिकाएं हैं, सामान्य जो घरेलू नायिकाएं हैं, उनके जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। कोई रानियां नहीं है, इस काव्य की जो नायिकाएं हैं वो कोई रानियां नहीं है, लेकिन सामान्य महिला के जीवन पर वसंत ऋतु कैसा प्रभाव उत्पन्न करती है और किस तरह से उसके जीवन में संयोग का आगमन होता है। संयोग के जो सुंदर भाव हैं, प्रेम के जो सुंदर भाव हैं, वो किस तरह से वहां देखने को मिलते हैं, उसको व्यक्त करने का प्रयास वसंत विलास में किया गया है। अमीर खुसरो की रचनाएं आप देखते हैं, जो कविताएं, उनकी जो पहेलियां हैं, मुकरियां हैं, सुखने दो सुखने, वो सभी जनता के मनोरंजन के लिए लिखे गए हैं, लोक के मनोरंजन के लिए लिखे गए हैं। हालांकि अमीर खुसरो जो हैं वो राजा के आश्रय में रहते थे, लेकिन फिर भी उनकी जो चेतना है वो लोक साहित्य से जुड़ी हुई है। आगे देखते हैं, आलोच्य काल में सिद्धों ने जहां अपभ्रंश लोक भाषा, जैनों ने प्राकृत अपभ्रंश, रासो काव्य में डिंगल पिंगल, विद्यापति ने मैथिली, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली। तो यहाँ पर ये बात हम पूर्व में भी कराए हैं कि यहाँ पर विविध भाषाओं का प्रयोग हुआ है।
इस काल में प्रबंध और मुक्तक दोनों ही काव्य परंपराएं मिलती हैं। देखिए रासो काव्य जहां पर लिखे गए हैं वो तो प्रबंध काव्य हैं, और बीसल देव रासो मुक्तक गेय काव्य परंपरा में हमें देखने को मिलता है। और जो ढोला मारूरा दुआ है या वसंत विलास है या खुसरो की जो पहेलियां मुकरियां हैं वो भी सब मुक्तक काव्य परंपरा में ही हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर प्रबंध काव्य परंपरा और मुक्तक काव्य परंपरा दोनों ही हमें देखने को मिलती हैं स्पष्ट रूप से। छंद प्रयोग की दृष्टि से ये क्रांति का काल है। छंदों का बड़ा श्रेष्ठ प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आप जानते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो है उसमें 68-69 प्रकार के छंदों का प्रयोग वहां पर देखने को मिलता है। इस काल में दोहा, तोटक, तोमर, गाथा, आर्या, अरिल, सट्टक, रोला, उल्लाला बहुत सारे छंदों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। दोहा विशेष रूप से, और गाथा, देखिए दोहा जो छंद है वो अपभ्रंश से संबंधित है, गाथा जो छंद है वो प्राकृत भाषा से संबंधित है। इसके अलावा रोला और उल्लाला को मिलाकर के एक छंद बनता है छप्पय, आपने पढ़ा भी है जहां पर हमने छंद के बारे में बात की थी। छप्पय जो छंद है वो विशेष रूप से युद्ध चित्रण में रासो काव्य ग्रंथों में प्रयोग हुआ है, और इस छंद का सबसे सुंदर प्रयोग करने के लिए जो चंद बरदाई हैं उनको छप्पय का राजकुमार भी कहा जाता है। इस काल में दूहा छंद अपभ्रंश का बोध कराता है, गाहा छंद प्राकृत भाषा के साहित्य से जुड़ता है। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि दूहा छंद किससे संबंधित है, गाहा छंद किससे संबंधित है। गाथा या गाहा एक ही बात है, ठीक है। तो प्राकृत भाषा में गाहा छंद का प्रयोग या गाथा छंद का प्रयोग हुआ है, और दोहा या दूहा छंद का प्रयोग अपभ्रंश से शुरू हुआ है। इस काल के साहित्य में 16 मात्राओं का एक पद्धरी छंद भी मिलता है। ये भी एक बार परीक्षा में पूछा गया था, मुझे ध्यान नहीं कब, लेकिन पद्धरी छंद जो है वो 16 मात्राओं का उसी तरह का छंद है जिस तरह का चौपाई, और इसके भी आकर्षक प्रयोग देखने को मिलते हैं। इसकी 8-8 पंक्तियों पर दोहे का घत्ता देने की एक प्रवृत्ति देखने को मिलती है, यानी कि पहले 8 पंक्तियां, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पंक्तियां पहले इस पद्धरी छंद की दे दी जाती हैं, और उसके बाद एक दोहा छंद दे दिया जाता है। आप जानते हैं दोहा में 2 पंक्तियां होती हैं 4 चरणों में। तो इस तरह से ये जो शैली है ये आप आगे चल करके पृथ्वीराज माफ कीजिए रामचरितमानस में, और जो सूफी साहित्य है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा है उसमें चौपाई और दोहा छंदों का प्रयोग करते हुए जो एक शैली बनाई गई है, ये शैली हमें सबसे पहले आदिकाल में देखने को मिल जाती है। तो इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम, क्या बात है यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पद्धरी छंद जो है 16 मात्राओं का, इसका प्रयोग आकर्षक रूप से हुआ है। इसकी 8 पंक्तियों के बाद एक दोहे का घत्ता दिया जाता है, मतलब 8 पंक्तियां पहले पद्धरी छंद की दे दी जाती हैं, उसके बाद एक दोहा रख दिया जाता है। तो इस तरह से जो छंद बनता है या बंद बनता है उसे पद्धड़िया छंद कहते हैं, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जब हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, तो वहां आप देखते हैं पद्धड़िया छंद के बारे में बहुत अच्छी चर्चा वहां पर उन्होंने की है, और वो कहते हैं कि पद्धड़िया बंद जो है ये कड़वक पद्धति कहलाती है। कड़वक पद्धति में इसी पद्धड़िया बंद का प्रयोग किया जाता है, जहां पर एक छंद पहले दे दिया जाता है, यानी कि 4 छंद दे दिए गए पहले चौपाई के, और उसके बाद एक दोहा दे दिया गया, और फिर चौपाइयां दे दी गई, और फिर दोहा दे दिया गया। इसी तरह से रामचरितमानस में जो कथा है, राम की कथा, उसको प्रस्तुत किया गया है। ये पद्धड़िया बंद जो है या पद्धड़िया जो छंद है, इसका प्रवर्तक जो है वो स्वयंभू ने चतुर्मुख नामक कवि को माना है, ठीक है। ये बात यहाँ दे दी गई है, वैसे स्वयंभू में भी हम बात कर लेंगे इस पर। तो पद्धड़िया बंद का प्रवर्तक या पद्धड़िया छंद का जो प्रवर्तक है वो स्वयंभू कवि को माना है, चतुर्मुख कवि को माना है स्वयंभू नामक जैन कवि ने, जिन्हें हम अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि तमाम तरह की जो काव्य विशेषताएं हैं, काव्य प्रवृत्तियां हैं, वो हमारे सामने निकल करके आती हैं आदिकाल की। तो समझता हूं कि आज की इस कक्षा से आदिकाल की एक मोटी मोटी रूपरेखा आपके मस्तिष्क में बन गई होगी, और आगे जब हम आदिकाल के ग्रंथों की चर्चा करेंगे या काव्य धाराओं की चर्चा करेंगे, तो यहाँ की जो सामग्री है ये आपको वहां पर देखने को मिलेगी, और ये सारी विशेषताएं आप वहां पर चिन्हित कर पाएंगे, रेखांकित कर पाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।